इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह बहुमूल्य चीज है सेमीकंडक्टर चिप, जिसकी किल्लत से पूरी दुनिया जूझ रही है। और इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया है। ये सभी बातें हम आपको पिछले एक वीडियो में बताए थे। सेमीकंडक्टर चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह कुछ खास सिचुएशन में ही बिजली के प्रवाह को होने देती है। इन छोटी छोटी चिपों की दुनिया भर की बाजार में किल्लत सी आ गई है और अब भारत इस इंडस्ट्री में नहा धो के कूद पड़ा है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 और 8 मार्च को दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। क्या बात हुई दक्षिण कोरिया और भारत के बीच? क्या है वो रिश्ता हजारों साल पुराना अयोध्या और कोरिया का, जिसका जिक्र एस जयशंकर ने कोरिया में किया? एस जयशंकर ने जापान में चाइना को किस तरह धोया? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमारी कई घंटे की रिसर्च होती है। खबर यह है कि दक्षिण कोरिया से सेमीकंडक्टर व ग्रीन हाइड्रोजन पर पार्टनरशिप की बात हुई। 10वें भारत और दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की अध्यक्षता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च नेताओं से मुलाकात करके भारत की रणनीतिक साझेदारी वाले नए क्षेत्रों जैसे नई तकनीक, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने संबंधी द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। जयशंकर ने सियोल में 10वें भारत व दक्षिण कोरिया के संयुक्त आयोग की अध्यक्षता करते हुए बुधवार को कोरिया को संबोधित करके बताया कि परंपरागत क्षेत्रों में हमारा सहयोग बढ़ता ही रहा है, लेकिन अब हमारी रुचि नए क्षेत्रों की तकनीकों को विस्तार देने में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया की गिम्ही सिटी के मेयर होम ताई योंग से भी मिले। जयशंकर को राम मंदिर की एक आकृति भेंट की गई। दरअसल गिम्ही और अयोध्या का गहरा संबंध है। यह साझी सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन सभ्यताओं के आपसी मेल मिलाप का योग है। इस अवसर पर जयशंकर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिकृति उन्हें भेंट की है। गिम्ही सिटी राजधानी सियोल से दक्षिण पूर्व में 330 किलोमीटर दूर स्थित है। कोरिया की प्राचीन कथा के अनुसार करीब 2000 साल पहले अयोध्या की एक राजकुमारी सूरीरत्ना नाव से 4500 किलोमीटर की दूरी तय करके कोरिया पहुंची थी और फिर उसका कोरियाई राजा किम सूरो से विवाह हो गया था। बाद में रानी बनने पर उनका नाम हियो वांग ओक हो गया और राजा किम सूरो ने ही गया राज्य की स्थापना की थी। गया जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में है। अब दक्षिण कोरिया में करीब 60 लाख लोग खुद को किम सूरो का वंशज मानते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरिया में कई मंत्रियों के साथ शामिल होकर व्यापार में आयात निर्यात, निवेश, रक्षा व सुरक्षा समेत तकनीकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत किए। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया अब अहम साझीदार बन चुके हैं। इस द्विपक्षीय आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच सतत विकास देखा गया है। वहीं दक्षिण कोरिया की कुल जनसंख्या 5.5 करोड़ है और दक्षिण कोरिया दुनिया भर में सबसे तेज इंटरनेट नेटवर्क में से एक के रूप में जाना जाता है। हाई स्क्रीन इंटरनेट के साथ वहां के 93% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, जहाज निर्माण, रसायन और इस्पात हैं। वहीं सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनी भी दक्षिण कोरिया की है, जो वहां के राजस्व में एक बड़ा योगदान देती है। दक्षिण कोरिया के बाद विदेश मंत्री जयशंकर जापान के दौरे पर गए। यहां उनसे जापान के एक पत्रकार ने सवाल किया कि भारत यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आलोचना क्यों नहीं करता है। जापान के पत्रकार ने भारत के रुख पर इशारे में हमला करते हुए यह सवाल किया तो जयशंकर ने भी इसका करारा जवाब दिया। रूस की आलोचना नहीं करने के सवाल पर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के क्षेत्र पर भी तो दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है, लेकिन दुनिया ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है।
अब भारत के रुख का सबको बहुत ध्यान है। एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर तगड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग सिद्धांतवादी भी मौके के हिसाब से बनते हैं। जब सिद्धांत उनके उपयुक्त होते हैं तो उन्हें मानते हैं, और जब ये उनके अनुकूल नहीं होते तो इसे अनदेखा कर देते हैं। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना एस जयशंकर ने आगे कहा, आजादी के तुरंत बाद हमने भी पड़ोसियों की आक्रामकता झेली। हमारी जमीनों पर भी कब्जे किए गए और हमने अपनी सीमा को बदलते देखा। आज भी भारत के कुछ हिस्से पर दूसरे देशों का कब्जा है। इस पर हमने कभी नहीं देखा कि दुनिया सिद्धांतों को लेकर खड़ी हुई हो। जयशंकर ने साथ ही यह भी कहा कि उनके जवाब को यह ना माना जाए कि वह किसी और के साथ नाइंसाफी की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध पर कहा कि हमारा रुख साफ है। हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से स्पष्ट कहा है कि भारत युद्ध में भरोसा नहीं करता है। हम बैठकर बातचीत से विवादों और संघर्ष का हल निकालने के पक्ष में रहे हैं। यूक्रेन रूस के विवाद में भी हम बातचीत के पक्ष में हैं। हम किसी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं। एस जयशंकर ने जापान में भी एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। उस समय करीब 50 सदस्य देश थे, वहीं आज 200 सदस्य देश हैं। अगर किसी संगठन में 4 गुना सदस्य बढ़ जाते हैं तो यह साफ है कि सुधार जरूरी है। जयशंकर ने कहा कि इसमें ना तो लैटिन अमेरिकी देशों का प्रतिनिधित्व है और ना ही अफ्रीकी देशों का। क्या ये इतने बड़े संगठन के लिए आदर्श स्थिति कही जा सकती है? ऐसे ही जापानी मीडिया के सवालों का बहुत ही गहराई से जयशंकर ने जवाब दिया। और आपको बता दें कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश टेक्नोलॉजी में भारत को बहुत कुछ दे सकते हैं। जापान जैसे देशों में बहुत एडवांस किस्म की ट्रेनें हैं जो भारत में भी होनी चाहिए। जापान को भारत का मित्र देश भी कहा जाता है। जापान में अभी 45,000 से ज्यादा इंडियन लोग रहते हैं जो वहां के विज्ञान, चिकित्सा और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। अनुमानित तौर पर कोरिया गणराज्य में रह रहे भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 11,000 के आसपास है। कोरिया में 1,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं। भविष्य में हम यही आशा करते हैं कि दोनों देश के संबंध भारत से हमेशा अच्छे बने रहें, क्योंकि आज के दौर में दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से आप साझा जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक रिसर्च आप तक पहुंचाने में कई घंटे की मेहनत होती है।